नमस्कार मित्रों, मैं विजय रंजन एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है किसान आंदोलन 2020, जो कि लगातार 25 दिनों से चला आ रहा है। किसानों के द्वारा सरकार के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार 3 बिल लेकर के आई है कृषि से संबंधित, उसको वापस लेने की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा। वे 3 बिल कौन से हैं, उन बिलों में वैसी कौन सी बात कही गई है जिस वजह से किसान लगातार आंदोलन पर जमे हुए हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में भी वे दिल्ली में टिके हुए हैं। हरियाणा पंजाब जैसे शहरों से वे आए हुए हैं और हटना नहीं चाह रहे हैं पीछे बिल्कुल। तो आइए हम देखते हैं कि वे बिल कौन से हैं और क्या कारण है आंदोलन का। उनमें से पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। और तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल। हालांकि हैं तो ये तीनों ही विवादों का कारण, लेकिन मुख्य जो है ये 2 नंबर में, इसमें एमएसपी को लेकर के बात कही गई है। एमएसपी यह एक प्रमुख कारण है। इस पर हम आगे देखेंगे कि आखिर क्या है एमएसपी और क्यों इसके ऊपर इतना हंगामा है। पहला जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है, यह एक कानून था जो कि 1955 में ही बनाया गया था आवश्यक वस्तु के ऊपर। जब अकाल का दौर चल रहा था, अकाल में लोग जमाखोरी ना कर सकें वस्तुओं की, इस वजह से यह कानून लाया गया था। इस कानून में जो दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं थी, जिनके बिना जीवन मुश्किल होता है लोगों का, उसे इस लिस्ट में, इस सूची में शामिल किया गया था ताकि उसकी जमाखोरी ना हो सके। सरकार उन वस्तुओं का जो कीमत है, उनका उत्पादन है, उनका सप्लाई है, उसको नियंत्रित करती है। तो 1955 में जो यह कानून आया था उसी का संशोधित रूप है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसमें संशोधन क्या किया गया है सरकार के द्वारा कि इस लिस्ट में जो आवश्यक वस्तुओं की सूची है, उसमें कोई भी वस्तु सरकार अपने ज़रूरत के हिसाब से उस लिस्ट से हटा सकती है या उस लिस्ट में शामिल कर सकती है। यही संशोधन सरकार लेकर के आई है। आवश्यक वस्तुओं में कैसे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे दवाएं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, जानवरों का चारा, खाद, सैनिटाइज़र और मास्क, जो कि कोरोना काल में ऐड किया गया, उसमें सैनिटाइज़र और मास्क को भी इसमें रखा गया है। सैनिटाइज़र और मास्क आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में क्यों रखा गया इसे, इसका एक उदाहरण से हम देख सकते हैं। कोरोना काल में आपने शुरुआत में सुना होगा न्यूज़ में कि मुंबई पुलिस ने 25 लाख मास्क जब्त किए थे। कुल 25 लाख मास्क जब्त किए थे। कहाँ? कालाबाजारी करते हुए किसी गोदाम में इन्हें रखा गया था, और जिसका मार्केट वैल्यू जो था वो 15 करोड़ रुपए था। 15 करोड़ रुपए उसका मार्केट वैल्यू था। अगर वे मास्क बिकते तो 15 करोड़ में बिकते। जब्त मास्क में 3 लाख N95 मास्क मिले थे। N95 जिसका बहुत डिमांड था उस वक्त, 3 लाख थे ये मास्क उस गोदाम में रखे गए थे, और बाकी जो थे वे अन्य प्रकार के मास्क थे। तो ऐसी ही जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ऐसे कानून बनाती है। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है किसानों के द्वारा? अगर यह कानून अच्छा है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो किसानों के विरोध का कारण यह है कि इसमें से 13 खाद्य वस्तुओं को सरकार ने बाहर कर दिया है, जिसमें धान और गेहूं भी शामिल है। धान और गेहूं भी शामिल है। अब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से धान और गेहूं को बाहर कर दिया गया है, और किसान धान और गेहूं की ही उपज ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अब क्या होगा ऐसे में? किसान उपज तो करेंगे, बहुत भारी मात्रा में उपज करेंगे, मगर खरीदार जो हैं वो उसे जमा करके रख लेंगे अपने पास। जो बहुत से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या पूंजीपति हैं, वे इन सामानों को अपने पास जमा करके रख लेंगे अपने गोदामों में। अब उससे क्या होगा कि आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली ये धान और गेहूं, जो कि अनाज हैं जिनके बिना मतलब कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि अनाज खाए बिना कोई रह सकता है, गरीबों तक उच्च दामों में पहुंचेगा। तो इससे समस्या है। किसान जो कि उपज कर रहे हैं वे औने पौने दाम में बेचेंगे, उनको भी बेचना पड़ेगा, मजबूरी उनकी हो जाएगी, ये भी समस्या है। इसलिए किसान इसके विरोध में खड़े हैं। सरकार
इसमें जो नया संशोधन है उसमें यह भी बात सरकार के द्वारा कहा गया है कि इसके ऊपर वो हस्तक्षेप करेगी, लेकिन कब करेगी? विशेष परिस्थितियों में। कब? तो जब वस्तु का मूल्य दोगुना हो जाएगा। जो धान गेहूँ है, मान लीजिए अगर यदि उदाहरण के तौर पर हम इसे ही लेते हैं, तो जब धान और गेहूँ का मूल्य दोगुना से भी ज़्यादा हो जाएगा तब सरकार हस्तक्षेप करेगी, तब सरकार उसे वापस फिर से इस सूची में लाएगी ताकि उस पर सप्लाई और उत्पादन और कीमत पर नियंत्रण कर सके। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जब कोई सूखा या इस टाइप का कोई आ जाता है आपदा, तब जंग की शुरुआत हो जाए किसी देश के साथ, वैसी परिस्थितियों में ही सरकार फिर से इसे अपने नियंत्रण में लाएगी। इसका विरोध इसलिए जो है किसान कर रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसका विरोध क्यों? इसका विरोध इसलिए क्योंकि जब किसान खेती करते हैं और जब कोई फसल उपजाते हैं वे, तो फसल वे बेचते कहाँ हैं? सरकारी मंडियों में। सरकारी मंडियाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, APMC, जो कि सरकारी मंडियाँ कही जा सकती हैं, वहाँ पर वे अपने फसल को बेचते हैं। वहाँ बेचने से किसानों को फ़ायदा क्या होता है? उन्हें सरकार के द्वारा जारी किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, जिसको लेकर के मुख्य रूप से हंगामा खड़ा हुआ है, वह MSP मिलता है। एक यह दर होती है, रेट होती है, जो सरकार फसल लगने के पहले ही जारी कर देती है कि इस वर्ष का हमारा MSP इतना होगा, हम इस MSP पर ही सामान खरीदेंगे, आपसे वस्तुएं खरीदेंगे, जो भी आपका कृषि उत्पाद होगा उसे हम खरीदेंगे। अब क्या होता है, अगर फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, औने पौने दामों में बेचने की नौबत आ जाती है किसानों की, फिर भी वे अगर इस APMC मंडियों में बेचते हैं तो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार पहले से तय कर रखी है उस पर उनका वो प्रोडक्ट बिकेगा, तो उन्हें जो पूंजी लगी थी कम से कम वो पूंजी वापस आ जाएगा। या फिर बहुत कम अगर यदि उपज होता है, फिर भी वो थोड़ी मात्रा में अपना प्रोडक्ट वो MSP के रेट पर बेचेंगे तो उनको अपना पूंजी आ जाएगा, कम से कम उनको पूंजी का नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। फ़ायदा किसानों को बस इतना ही है। अब किसान क्या कर रहे हैं? जो नया ये है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इन APMC मंडियों को जो है छूट दे दी गई है कि आप किसानों को छूट दे दी गई है कि आप APMC मंडियों के बाहर भी अपना जो है उत्पाद बेच सकते हैं, और इसके लिए किसानों को APMC मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। किसानों को चिंता क्या सता रही है? किसानों को चिंता इस बात की है कि अगर यदि हम APMC के बाहर बेचते हैं, इस विधेयक में यह बातें भी नहीं कही गई हैं सरकार के द्वारा कि APMC को खरीदना ही है। हो सकता है APMC मना कर दे कि हम नहीं खरीदेंगे, अब हमारे पास क्षमता नहीं है, तो किसानों को बाहर बेचना पड़ेगा। तो किसान अगर बाहर बेचते हैं तो जब बहुत ज़्यादा उपज हो गई है तो वे क्या करेंगे, उसे औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा बाहर, और जो खरीदेंगे उनसे उनके पास लाइसेंस की भी कोई मतलब लाइसेंस नहीं होगी। ऐसी बातें सरकार के द्वारा कही गई हैं कि लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैन कार्ड सिर्फ है तो आप खरीद सकते हैं किसानों से। MSP भी नहीं मिलेगी, ये भी डर सता रहा है किसानों को कि अब बाहर अगर यदि हम जाते हैं तो MSP नहीं मिलेगी, और किसानों को यह लग रहा है कि इस माध्यम से APMC जो मंडियां हैं उसको ख़त्म करने का सरकार प्रयास कर रही है ताकि MSP को ख़त्म कर दिया जाए। जैसा कि उदाहरण देते हैं किसानों के द्वारा बताया जाता है कि बिहार में 2005 में APMC मंडियों को समाप्त कर दिया गया है। तो अगर APMC मंडियां नहीं होंगी तो सरकारी मंडियां जब होंगी ही नहीं तो सरकारी रेट कहाँ से मिलेगा किसानों को? सरकारी रेट नहीं मिलेगा तो MSP कहाँ से मिलेगी? तो इस वजह से भी किसान थोड़े परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए, और उसके बाद क्या है कि किसानों के पास स्टोरेज नहीं है। अगर यदि किसान अगर अपना उत्पादन नहीं बेचते हैं, वे सोचेंगे चलो कम रेट मिल रहा है तो हम बेचेंगे ही नहीं, तो अगर वे नहीं बेचेंगे तो अनाज खराब होगा क्योंकि उनके पास उतने बड़े भंडार नहीं हैं, और इसी समस्या के कारण उन्हें बेचना ही पड़ेगा, चाहे कीमत बाद में मार्केट में प्राइवेट जो मंडियाँ होंगी उसमें जो भी कीमत मिले उन्हें बेचना ही पड़ेगा। और इसमें लोग मतलब जो किसान लोग हैं उनका सरकार पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि वे जो है प्राइवेट मतलब संस्था को या फिर कुछ जो पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
उन्होंने उस उदाहरण दिया है कि पंजाब में जो बड़े बड़े साइलो भंडार बनाए जा रहे हैं, साइलो भंडार आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े अनाजों को भंडारित कर संग्रहित कर रखने का एक आजकल का मतलब कह सकते हैं आधुनिक तरीका है, जिसमें क्या होता है कि 50-50 गांवों का भी आप अनाज इसमें स्टोर कर सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा यह लगाया जा रहा है। तो यह भी एक वजह है किसानों की, उन्हें डर सता रहा है कि भविष्य में एमएसपी नहीं मिलने वाला है और उनको जो है फसल से जो भी लाभ होता था वो लाभ अब नहीं होने वाला है और जमाखोरी होगी, काफ़ी महंगाई होगी। इन सब बातों से परेशान होकर के वे आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। इस बिल का मकसद है कि किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसान पहले से ही फसल उगाने के पहले ही किसी व्यापारी से समझौता कर सकते हैं। ये समझौता क्या होगा? फसल की कीमत को लेकर, क्वालिटी को लेकर, कितनी मात्रा में खाद इस्तेमाल करना है, कितना फसल उगाना है, फसल कैसा होगा, ये सारी बातें वो मैंने व्यापारी से पहले से ही करके रखेंगे कि हम ये फसल इतने क्वांटिटी में उगाएंगे। फसल पर अधिकार किसानों का ही होगा। व्यापारी चाहे तो सिर्फ खर्च कर सकता है उन फसल पर। अगर किसानों के पास पूंजी नहीं है तो वो पूंजी दे सकता है या जो भी वो खर्च कर सकता है। उसका नियम क्या है? लेकिन अगर व्यापारी खर्च करता है तो 2/3 रकम किसानों को पहले देनी होगी और बाकी 30 दिनों के अंदर उसको पूरा जो बकाया पैसा है वो दे देना होगा। किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार नासिक में 2002-03 में एक वाइन फैक्ट्री किसानों से खास अंगूर उगाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक वाइन फैक्ट्री आई थी जिसने किसानों से एक खास अंगूर उगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप इस अंगूर की खेती कीजिए। जो उस वाइन शॉप जो शॉप था, फैक्ट्री थी, उसमें जो वाइन बनने वाला था उसके लिए वह अंगूर परफेक्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 3 सालों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पैसा भी किसानों को मिलता रहा। लेकिन बाद में 3 साल के बाद कंपनी ने अपने हाथ खींच लिए उस कॉन्ट्रैक्ट से। कहा कि भाई हम दिवालिया हो गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब आप समझिए आप कैसे करते हैं, मैं नहीं दे सकता। कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जिसके बाद 5 सालों के अंदर ही किसानों की स्थिति काफ़ी बदतर हो गई, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे थे जो कि छोटे किसान थे। उन्होंने अपनी ज़मीनें उन्हीं फैक्ट्रियों के पास बेच दी और उन्हीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। तो वे सारे बेरोजगार हो गए, उनके पास न ज़मीन बची न और कुछ। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आई, वे मैंने बद से बदतर स्थिति में चले गए। तो ऐसा ही डर किसानों को इस बार भी इस बिल को लेकर के सता रहा है, इसलिए किसान इसका विरोध करने लगातार। अब हम देखते हैं कि आखिर एमएसपी पर इतना हंगामा क्यों बरपा है। एमएसपी क्या था? हालांकि हमने पीछे भी चर्चा किया है, मोटे तौर पर कुछ जान लेते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है। 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। एमएसपी फसलों की बुआई के ठीक पहले घोषित की जाती है। फसलों की जो बुआई होती है उसके ठीक पहले घोषित कर दी जाती है सरकार के द्वारा कि इस बार हमारा एमएसपी का दर ये रहेगा, इसी दर पर हम सरकारी खरीद करेंगे आपसे, जो आपके उत्पादन होंगे कृषि से उसकी। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के बाद एपीएमसी मंडियों के जरिए उन फसलों को खरीद कर एफसीआई और नाफेड, एफसीआई जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और नाफेड जो कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास उन अनाजों का भंडारण करती है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि पीडीएस के जरिए सरकार उन अनाजों को गरीब किसानों तक, गरीब जो वर्ग है उस तक कम कीमत पर अनाजों को पहुंचाती है। फिलहाल जो है सरकार की कुल 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन सारे फसलों पर यह लाभ किसान को मिल नहीं पाता है। मुख्य रूप से धान और गेहूं पर ही यह ले पाते हैं किसान। तो इसलिए भी उनकी नाराज़गी है, क्योंकि 2 ही फसलों पर वे ले पाते थे यह लाभ और उन 2 फसलों को ही इस बार आवश्यक जो सामग्री है उससे बाहर कर दिया गया है। तो किसान नाराज़ हैं इस बात को लेकर के भी कि अब उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एपीएमसी मंडियां अगर यदि उनसे अनाज नहीं खरीदती हैं तो दिक्कत है किसानों को, इसलिए भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं।
इस विवाद का हल कहाँ निकलेगा उस पर हम अगर चर्चा करें तो तीनों कानून को वापस लेना ही एकमात्र रास्ता है। तभी इस आंदोलन का मतलब अंत हो सकता है। लेकिन सरकार वापस लेने को राजी है नहीं, वे अपने फैसले पर टिके हुए हैं कि हम इसे वापस नहीं लेंगे। दूसरा उपाय है कि किसान दूसरी फसलों को भी उगाएं जिनकी मार्केट में डिमांड है। अभी केवल गेहूं और धान उगाने पर ही किसान का ज़्यादा जोर रहता है। तो देखते हैं आगे इसका क्या हल निकलता है। फिलहाल आंदोलन जारी है और हमें इंतज़ार करना होगा सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जाते हैं इस दिशा में। तो चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं, आगे जो भी अपडेट होगा उसके साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।